हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे आपके आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम यूपी टेट 2026 के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त घटना चक्र की प्रैक्टिस टेस्ट। साथियों, इसका हम लोगों ने पहला टेस्ट सीरीज कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है 2 पार्ट में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आज आपको जाकर ये पहले पार्ट का यानी पहली टेस्ट सीरीज का दोनों पार्ट ए और बी के रूप में हमने बनाया है, आप देख लीजिए। इससे पहले हमने विजन का 2 टेस्ट करवाया है। तो आप सब कह रहे थे घटना चक्र की, तो हम घटना चक्र की करवा लेंगे 10 टेस्ट सीरीज, उसके बाद आपको विजन का करवाएंगे। तो साथियों, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। आप लोग जानते हैं हमारी जो आदत है, क्योंकि हम इससे पहले दोस्तों यूपी पीसीएस में पढ़ाते थे प्रयागराज में। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन से जुड़े होंगे वो जानते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर यूपी टेट के लिए भी करवाइए। तो हमने यूपी टेट के लिए आप सबके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज देने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि आप यदि जितने भी टेस्ट सीरीज करवाए रहे हैं, सीरियसली आपने अगर एक एक करके देख लिया तो यकीन मानिए आपसे जो टेस्ट सीरीज तैयार तो हो ही रही है, उसके अलावा आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो आपके तैयारी में बहुत ज्यादा धार लगाने का काम करेगा। दोस्तों, आपने अगर घटना चक्र की प्रैक्टिस टेस्ट नहीं सॉल्व किया तो ये मानो आप बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हो। तो साथियों, उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, सीरियस लेंगे। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं आज इसी घटना चक्र की यह दूसरी प्रैक्टिस टेस्ट, बहुत ही बेहतरीन। और हाँ, जो जूनियर के लिए है दोस्तों, उसमें भी जो यहाँ पर जो सीडीपी वगैरह आता है उसको मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा डीप तक। तो आप में अलग से कोई देखने की जरूरत नहीं है, आपसे इससे काम बन जाएगा। तो क्यों हम लोग आ गए हैं, आप देख सकते हैं यूपी टेट के लिए ये जो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ये दूसरी प्रैक्टिस टेस्ट है। तो चलते हम लोग सबसे पहले दोस्तों भाग एक वाले को करते हैं। भाग एक वाला जो आपके बाल विकास और शिक्षण विधि से संबंधित है। भाग एक बाल विकास एवं शिक्षण विधि संबंधित है। पहला प्रश्न देखिए। देखिए, आपको कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जो बहुत ही सरल है, लेकिन उनमें बहुत सारा चीजें लिख दी जाती है उसको बड़ा बनाने के लिए, आपका जो है दोस्तों कॉन्फिडेंस कम करने के लिए। तो आप डरिए नहीं, देखिए इतना बड़ा लिखा है, इसमें कोई दम है ये नहीं है। देखिए आप कैसे सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के शैक्षणिक अध्ययन के क्षेत्र में मुख्य अंतर क्या है। तो मेरे भाई, बाल मनोविज्ञान, इसके बाद इसका मतलब क्या है, बच्चे के जो सामान्य व्यवहार होता है उनको, मैंने वैज्ञानिक दृष्टि से जो बच्चे जो सामान्य व्यवहार करते हैं वो हो गया। बाल विकास यानी बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जो विकास होता है वो हो गया। तो इसका मतलब कौन होगा, यानी बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में शैक्षणिक अध्ययन के क्षेत्र में अंतर क्या है। तो अंतर यही है, बाल मनोविज्ञान बच्चों के सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को बारे में बताता है, जबकि बाल विकास बच्चों में होने वाले शारीरिक, भाषाई और सामाजिक, भावनात्मक इत्यादि को व्यापक अध्ययन करता है। तो आप लोग प्रश्न को अगर आपने एक बार ठीक से पढ़ लिया तो आपके सामने उत्तर पड़ा है, आप पहचान जाओगे। तो आप हमारी एक बात मानना कि आप कितना पढ़े हो कितना नहीं, आप यदि प्रश्न को अच्छे से आपने पढ़ लिया तो आपकी आधी समस्या प्रश्न ने ही सॉल्व कर दिया। यदि आप प्रश्न नहीं समझ पाए, आप पढ़ी पढ़ाई चीजों को आप नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। आगे देखें दोस्तों हम लोग दूसरे वाले में। दूसरे वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, यहां पर कह रहे हैं प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है। तो प्रथम, पहला आधुनिक शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है। तो दोस्तों थॉर्नडाइक को माना जाता है। थॉर्नडाइक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा दोस्तों। थॉर्नडाइक जो थे ये बिल्ली पर प्रयोग किए थे। बिल्ली पर कैसे किए थे, इन्होंने एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया और बाहर एक मछली रख दिया और अंदर से सिटकिनी लगा दिया बिल्ली के जो पिंजड़ा था। तो बिल्ली मछली को देखकर छटपटाते छटपटाते उसका पंजा सिटकिनी पर पड़ा तो सिटकिनी खुल गई। कई बार ऐसा उन्होंने किया तो बिल्ली को समझ में आ गया कि पंजा यही मारने से सिटकिनी खुलती है, इसलिए उन्होंने त्रुटि और प्रयास वाला सिद्धांत दिया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में। आगे देखें दोस्तों हम लोग 3 वाले में, स्टैनले हॉल यहां पर क्या लिखा है, स्टैनले हॉल के अनुसार संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको प्रश्न पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जरा सोचो। स्टैनले ने बताया कि ऐसी कौन सी बच्चों की अवस्था है जिसमें वो संघर्ष करते हैं, तनाव में भी रहते हैं, तूफान जैसा उनमें मतलब जोश होता है और विरोध करने की भी अवस्था रहती है, तो कौन सा है। तो दोस्तों वो किशोरा अवस्था हो जाएगा।
और क्या हो जाएगा, यानी युवा अवस्था, युवा में ही आदमी ये सब करता है ना, और क्या करता है, बाल्यावस्था में थोड़ी करेगा, शैशवावस्था में बेचारा माँ बाप के भरोसे रहता है, उसमें थोड़ी करेगा, बुढ़ापा में थोड़ी करेगा। तो समझ गए आप प्रश्न, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आप जितना प्रश्न को समझने का प्रयास करोगे उतना आपके सामने उत्तर पड़ा है, उतनी ही तेजी से उत्तर पर आपकी नजर जाएगी। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या चौथे वाले को, बड़ा ही कंसेप्चुअल सवाल है, मजेदार सवाल है। ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं और नहीं लोग कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों का उत्तर किताबों में कम मिलता है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशल, स्थूल का मतलब होता है दोस्तों, स्थूल का मतलब बड़ा होता है, भारी होता है, और गामक का मतलब जो मूवेबल होता है, जैसे मोटर हो गया, और स्किल का मतलब यहां पर आप देखते हैं कौशल होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे प्रश्न नंबर, अभी आपके सामने उत्तर निकल आएगा। स्थूल गामक कौशल कौन है? स्थूल गामक कौशल का मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, जिसको करने में थोड़ा ताकत ज्यादा लगाई जाती है उसे स्थूल गामक कौशल कहते हैं। जैसे दौड़ना, तैरना, उछलना, इन सब में बड़ी मात्रा में ताकत की जरूरत पड़ती है। तो ये सब दोस्तों क्या हो गए, स्थूल गामक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल हो गए। अब यहां पर कह रहे हैं ग्रॉस मोटर स्किल कौन सा नहीं है, तो आपको यहां नहीं पर अगर फोकस आप नहीं किए तो आता हुआ प्रश्न को गलत कर दोगे, इसीलिए जहां ऐसा आए नहीं है तो वहां मार्किंग जरूर करिए पहचानने के लिए। तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ब्लॉक बनाना। ब्लॉक बनाने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, जिनमें ताकत की बजाय सिर्फ उंगलियों या हल्के हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग चिप्पी खेलते थे, तो आपको ऐसे चिप्पी ऐसे सरिया देना है, या फिर कोई और काम जो उंगलियों के सहारे किया जाता हो बैठे बैठे, या कुछ आपको जोड़ देना है, कुछ कर देना है, तो इसे हम लोग ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पर स्थूल गामक कौशल कौन सा नहीं है, ब्लॉक बनाना। तो यहाँ पर हो गया आपका। आगे देखिए हम लोग पांचवें वाले में, तो वातावरण ऐसा प्रश्न है, देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं प्रश्न को जितने अच्छे से समझोगे उतना अच्छा उत्तर करोगे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा दोस्तों रॉस ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, एक छोटे बच्चे को आप छोड़ दिए और बाहर गया, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वैसा ही सीखेगा ना, वैसा ही इसके ऊपर प्रभाव आएगा ना। अच्छे लोगों के साथ रह रहा है तो अच्छी बातें सीखेगा, गलत संगति पकड़ लिया है तो भी गलत रास्ता पकड़ेगा। तो यही है, यही रॉस ने बताया था कि वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है। आप ऐसी बातों को अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, दैनिक जीवन में आपके सामने ऐसी घटनाएं घटती हैं, थोड़ा गौर करिएंगे तो आप बड़े आसानी से वो आपका उस उत्तर निकाल लेंगे। देखिए क्या पूछा जा रहा है, विकास क्रम में उम्र बढ़ने के साथ लड़कों के लड़कियों से आगे निकल जाने का मुख्य कारण क्या है? यह विकास का, इनके कहने का मतलब है दोस्तों, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से उम्र बढ़ता है जब, तो आप देखते होंगे लड़कियों से लड़के आगे निकल जाते हैं। लड़कियां बेचारी चूल्हा चौका करती रहती हैं, फिर उनकी पढ़ाई एक लिमिट के बाद बंद कर दिया जाता है ज्यादातर, और उसके बाद फिर शादी किया जाता है, वो बेचारी घर जाती हैं और फिर उसी जंजाल में फंस जाती हैं। जूठे बर्तन साफ करो, गंदे कपड़े धो लो, फिर सबके लिए खाना बनाओ, सबको ले जाकर परोसो, और बच्चों को संभालो, यही सब। और बच्चे लड़के क्या करते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। तो यही इसमें क्या है दोस्तों, हम लोगों के साथ लैंगिक भेदभाव किया जाता है, लड़कों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है हमारे समाज में, और लड़कियों के साथ अलग। तो ये चीज आप लोग देखते होंगे। तो इसीलिए आजकल ये होता है कि हमारा समाज जागरूक हो रहा है, और लड़कियां भी अब बढ़ चढ़ के अपने आगे बढ़ने में भागीदारी ले रही हैं। वो भी शादी विवाह से थोड़ा सा अभी दूर हैं, शादी विवाह जल्दी नहीं कर रही हैं। ये सब आप देखते होंगे अपने दैनिक जीवन में। सातवां में आपसे जो पूछा जा रहा है, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सामाजिक विकास का अर्थ, यानी जो सामाजिक विकास है उसका अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। यह परिभाषा कितने दी थी? तो एक दोस्तों यह एक प्रश्न है जो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि सामाजिक विकास का मतलब आपने क्या समझ रहे हैं। अच्छा, सामाजिक विकास आपके सामने आया तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं सामाजिक विकास? यानी सामाजिक विकास का मतलब हुआ कि लोगों के मुंह पर ताले लगे, आप ऐसे जान लीजिए, लोगों के मुंह पर ताले लगे, यानी लोगों का मुंह लाख हुआ, किसी को कुछ न बोलना, सोच समझ कर बोलना, लोगों से संबंध बनाना, भाईचारे की भावना से रहना,
लोगों में भेदभाव न करना, हिंदू मुस्लिम न करना, एक ये इसी को सामाजिक विकास कहा जाता है। तो यह परिभाषा किसने दी थी? तो हरलॉक ने दी थी। मैंने अभी पहले बताया ना, आप सीधा सीधा सामाजिक विकास का मतलब ये रखिए, मुंह पर लगाम लगाना, मुंह पे लॉक लगाना कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो यही हरलॉक। तो यहां पर आप समझ जाएंगे, अपने दिमाग में रखे रहेंगे ये। आगे देखें हम लोग अगर 8वें में, तो आपसे पूछा जा रहा है जॉन डीवी को लेकर एक प्रश्न। तो यहां देखिए, जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किन दो तत्वों को महत्वपूर्ण माना है? तो जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किन दो तत्वों को महत्वपूर्ण माना है? रुचि और प्रयास। जॉन डीवी का कहना था दोस्तों कि यदि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत हम अगर बच्चों को देखें तो उनमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक इंटरेस्ट यानी रुचि, अगर आपकी रुचि है बच्चों में पढ़ने को लेकर तो पढ़ेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। और प्रयास दूसरा होता है, हम लोग प्रयास, जितना प्रयास करेंगे उतना आगे जाएंगे। तो यही रुचि और प्रयास दिया था, महत्वपूर्ण बताया था जॉन डीवी ने। तो ये आप समझ गए होंगे। यहां पर आगे हम लोग देखें यहां 9वें वाले में, तो यहां दोस्तों एक मिलाने से संबंधित है। यही प्रश्न पिछले वाले टेस्ट सीरीज में ऐसा ही एक था, मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया था। पिछली टेस्ट सीरीज पहली वाली देखे होंगे तो बहुत सारी चीजें वहां पर मैं आपको बताया था। तो दोस्तों यहां देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? मन के स्तर का, मन के स्तर यहां पर दिया हुआ है, इधर आपका मन का स्तर दे दिया गया है और उनकी विशेषताएं यहां दे दी गई हैं। तो आपको यही मिलाकर बताना है कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा। तो चेतन मन क्या होता है? मैं आपको जो इस समय पढ़ा रहा हूं, अपने चेतन मन का उपयोग करके पढ़ा रहा हूं ना, कि अपने यानी होशो हवास में पढ़ा रहा हूं। तो वर्तमान जानकारी आपके पास जो है, आप जो इस समय कार्य कर रहे हो, तो ये चेतन मन से जुड़ा हुआ है। अर्धचेतन का मतलब आप समझ गए हो, चेतन और अचेतन के बीच, यानी आधा चेतन, यानी आप आधा चेत में हो आधा अचेत में हो। तो ये आपका यहाँ तीसरे पर चला आ जाएगा। बचा एक, ये अब तो आपका तो यही जाएगा। यानी जो अचेतन मन क्या होता है कि जैसे कोई शराबी है, शराब पी लिए तो अचेतन मन में चला गया। अचेतन मन में जाने के बाद काम शक्ति यानी सेक्स वगैरह का उसके दिमाग में तेजी से उफान मारने लगता है। बहुत बड़ा भाग होता है, यानी मन का बहुत बड़ा भाग अचेतन मन होता है। व्यक्ति अचेतन में जाने के बाद वो उसका जो है नैतिकता उसकी खत्म हो जाती है, काम शक्ति बढ़ जाती है। तो ये सब जो है यहाँ पर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ए का ए, तो ए का ए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आप एलिमिनेशन से भी लगा सकते हो। और बी वाला आप पे 3 चला जाएगा, बी वाला 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा इतना थोड़ा टाइम ले रहा हूं, लेकिन दोस्तों आप करोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। ऐसे में आप बड़े बड़े मंचों पर पढ़ते होंगे, एक बार हमारा सहयोग हमारे साथ जुड़ कर देखे दोस्तों। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, आप ही के जैसा या आपका एक भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप भी हमारी मेहनत को समझेंगे और हमें उसके लिए आप कुछ न कुछ सोचेंगे। आगे देखें हम लोग, हो सके तो दोस्तों एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आजकल के लोग होते हैं ना, आपके चैनल पर जब आते हैं तो उसका व्यू देखते हैं, सब्सक्राइबर देखते हैं, ये सब देखकर तब आपके चैनल को आपको जज किया जाता है। तो दोस्तों चैनल नया हो सकता है, लेकिन हम अनुभवी, इसके पहले पीसीएस के लिए हम पढ़ाते थे, प्रयागराज में ही इस समय पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। हम हमारा गृह जनपद जौनपुर है और मैं प्रयागराज में कोचिंग चलाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। तो इतना काफी है आप लोगों का जो सवाल आ रहा था सर के बारे में। तो खैर दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10वें को। आपसे पूछा जा रहा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे शॉर्टकट में दोस्तों टीएटी बोला जाता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसका फुल फॉर्म अगर आप लोग देखना चाहेंगे, यहां मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? यह एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट है, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है, यानी उसके अंदर जो छिपी भावना है उसको मतलब पहचाना जाता है, एक किस भावना का है, किस विचार का है। जैसे उसको कह दिया जाएगा कि आप एक कहानी बनाओ, तो उस कहानी व्यक्ति बनाएगा, उसमें अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, डरा हुआ कि वीर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, कि अपने आप को एक मतलब कह सकते हैं ताकतवर इंसान दिखाता है, कमजोर दिखाता है। ऐसी चीजों को दोस्तों वहां पर टेस्ट किया जाता है। कहानी बनाने के लिए कह दिया जाएगा, कोई चित्र दिखाया जाएगा, बोलेगी इसके बारे में आप कुछ लिख कर बताओ, तो यही सब किया जाता है। तो उमा चौधरी ने, यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कि भारतीय अनुकूलन किसने किया था? तो उमा चौधरी ने। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, उमा चौधरी।
आगे हम लोग अगर देखें 11 वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे, सूची 1-2 को आपको मिलाना है। सूची पहले वाले में जनक यहाँ उल्टा दे दिया है, यहाँ पर ये जो जनक है यहाँ रहना चाहिए था और ये शिक्षण विधि यहाँ रहना चाहिए था। तो यहाँ पर एक तरफ आपको जनक दे दिए हैं और दूसरी तरफ वो शिक्षण विधि, यानी किस शिक्षण विधि के जनक कौन है ये आपको दिया है। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न देखने के बाद आपको डरना बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूं, प्रश्न को देखो तो गांधी जी तो आपको याद ही होंगे ना भाई। गांधी जी ने वर्धा में प्रस्ताव जो दिया था, वर्धा प्रस्ताव, यही बेसिक शिक्षा से संबंधित था। तो गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में क्या बताया था कि बच्चों के डिग्री पर उन्होंने भरोसा नहीं किया था, बच्चों को लिए उन्होंने ट्रिपल एच का दोस्तों बात बताई थी। एक ट्रिपल एच का क्या मतलब है? पहला है दोस्तों हैंड, यानी बच्चों को हाथ में कलाकारी होनी चाहिए। और उन्होंने हेड बताया था, हेड का मतलब मस्तिष्क, बच्चों की सोच अच्छी रहेगी तब उनके हाथ में अच्छी कलाकारी आएगी। और अगला हेड उन्होंने क्या बताया था? हृदय। हृदय का मतलब दोस्तों उनके अंदर मानवीय भावना हो। तो यही सब गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में बताया था। और बाकी आप यहाँ पर देख ही सकते हो ओविड ड्रेफली। तो ड्रेफली एक यहाँ है, ये ओलिफ ड्रेफली, ये ड्रेकाली विधि दिए थे। और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यानी आप एक ही से पता लगा सकते हो एलिमिनेशन के माध्यम से। बी वाला आपके 3 पे जाएगा, देख लें बी वाला 3 पे कहाँ है। बी वाला 3 पे न तो यहाँ है न तो यहाँ है, इन्हीं दोनों में से कोई है। तो आपका उत्तर वैसे भी 50% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर जो डी वाला है वो 2 पे जाएगा, डी वाला हमारा 2 पे चला गया, बात हमारी खत्म हो गई इसका मतलब। और सी वाला हमारा 1 पे चला जाएगा, ये पैट्रिक प्रोजेक्ट हो जाएगा। आगे देख ले, तो यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हो, ये पैट्रिक, पी से पैट्रिक, पी से प्रोजेक्ट वाले को अगर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है निगमनात्मक तर्क, जिसे इंग्लिश में डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। तो डिडक्टिव रीजनिंग की प्रक्रिया की दिशा क्या होती है? तो डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब दोस्तों ये होता है, इसका मतलब यही होता है कि सामान्य से विशिष्ट, यानी आपने पहले सामान्य सोचा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने गहराई तक उसके जाता। जैसे आपको टीचर पढ़ाता है ना, तो क्या करते हैं टीचर, आपको पहले एक सामान्य जानकारी देते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों वो अंदर घुसते जाते हैं, डीप तक जाते हैं। तो यही होता है सामान्य से विशिष्ट, यही है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग, यानी निगमनात्मक तर्क हो जाएगा। यह सामान्य नियमों का एक सिद्धांत होता है दोस्तों, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या होता है कि जो पहले से नियम होते हैं उन्हीं के सिद्धांत के आधार पर एक खास स्थिति पर निष्कर्ष निकालना जाता है। तो निष्कर्ष निकालने के लिए हमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जानना पड़ेगा। आगे देखें हम लोग, यहाँ पर भी आपको मिलान से संबंधित दे दिया है। एक तरफ आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है और दूसरी तरफ यहाँ उनका सिद्धांत दिया है, बताना है। तो थार्नडाइक ने दोस्तों, मैं पहले ही बताया था, थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रुटि और प्रयास। वही बिल्ली को पिंजड़े में बंद करके मछली रखा, तो बिल्ली ने बार बार गलती किया, प्रयास किया, गलती किया, तो सिटकनी खुल गई। तो वही बात है, यहाँ पर त्रुटि और प्रयास का दिया था। कोहलर ने चिंपैंजी जानवर का प्रयोग करके सूझ विधि से किया था। कैसे किया था? उन्होंने एक केला लटका दिया चिंपैंजी बहुत ऊपर और वहां पर कुछ डब्बे रख दिए। चिंपैंजी बेचारा भूखा था, नहीं पा रहा था, तो अंत में उसको सूझा कि इसी डिब्बे पर हम खड़े हो जाएंगे। डिब्बा उन्होंने लगाया, खड़ा हो गया और केला मिल गया। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जॉन डीवी की बात आ रही है दोस्तों। तो जॉन डीवी ने यहाँ पर कौन सा, ये कहाँ जाएगा इसमें, थोड़ा सा 1 मिनट, ये क्या है? ब्रांसफोर्ड है यहाँ पर और जॉन डीवी है। तो जॉन डीवी की अगर हम लोग बात करें तो जॉन डीवी ने जो थिंक के बारे में कुछ बताया था। यहाँ तो थिंक है, यहाँ पर है, अच्छा, हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, बचा एक आपका ये ब्रांसफोर्ड, तो आइडियल सोपान चला जाएगा। यानी हमारा क्या हुआ? ए वाला 3, बी वाला 4, ए 3 बी 4, तो हमारा कौन हो जाएगा? तो यहां पर आपका कौन सा उत्तर निकल कर आ रहा है दोस्तों? यही वाला आपका, ये ए 3 बी 4 और डी वाला 2 पे था, सी 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, यहां सृजनात्मकता के तत्वों का उनके अर्थ से मिलान करना है यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसको हमें छोटा करना पड़ेगा, पूरा आपको स्क्रीन पर दिखे। तो सृजनात्मकता का मतलब होता है इंग्लिश में जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी का ही काम कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं। क्रिएटिविटी का मतलब कुछ नया बनाना, कुछ नया करना। तो सृजनात्मकता के तत्वों का उनके अर्थ से मिलान करें। तो यहाँ सृजनात्मकता के तत्व दिया है, उसके अर्थ को हमें मिलाना है, मिलाकर बताएं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको
कुछ आई या नहीं आई, लेकिन मौलिकता के बारे में पिछले स्टेज में बताया था। मौलिकता का मतलब इंग्लिश में ओरिजिनलिटी होती है। ओरिजिनलिटी का मतलब यह किसी का कॉपी नहीं है, यह अपने आप में मूल है, ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल का मतलब इसमें यह होता है दोस्तों, एक तरह का, यहां पर तो इसमें नहीं होगा, असाधारण विचार। यस, ऑप्शन नंबर यहां सी हो जाएगा, अप्रचलित या असाधारण विचार, यानी ऐसे विचार जो कहीं से आपने लिया नहीं है, जो कहीं प्रचलित नहीं है, वो आपने खुद से तैयार किया है। तो सी वाला आप पे 2 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब सी 2 पे चला गया, तो आपका उत्तर कहां, सी 2 पर और कहीं नहीं है, सिर्फ ए वाले में है। तो 14 वाला आपका ए हो जाएगा। देखो, सिर्फ हमने एक ही से निकाल लिया, हमें और में कंफ्यूजन था, लेकिन इसमें नहीं था। तो मिलाने वाले में आप क्या करना कि सबसे पहले आप उसी को मिलाना जो सबसे ज्यादा आप कंफर्म हो, जो सबसे ज्यादा क्लियर हो। तो ये आपका प्रवाह यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, ये प्रवाह ये तीसरे पे चला जाएगा। आधिकारिक विचार यानी अधिकाधिक विचार, यानी ज्यादा से ज्यादा जो विचार होता है उसे प्रवाह बोलते हैं। नम्यता का मतलब यहाँ क्या हुआ दोस्तों? नम्यता का मतलब समाधान में विविधता, और एक एक विस्तारण जो हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये व्याख्या या गहन प्रस्तुतिकरण। आगे देखें हम लोग दोस्तों, बहुत अच्छा। यहां आपसे जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? ये संक्रांत। संक्रांत का मतलब होता है दोस्तों सत्र के अंत में। सत्र के अंत में, जैसे स्कूल खत्म होने वाला होता है तो उसका जो लास्ट वाला सत्र है, तो इसके बाद के बारे में बात किया जा रहा है। तो यानी सत्र के अंत में होने वाला मूल्यांकन को क्या कहते हैं? सत्र के अंत में जब मूल्यांकन होता है बच्चों का, तो दोस्तों उसमें बच्चों की जो शुरू से अंत तक होती है सारी चीजों को मिलाकर उसमें उसका मूल्यांकन होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी, अच्छा कैसा है, खेलने में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, किस विचार का है, किस सोच का है, तो ये सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखें 16 वाले में अगर हम लोग, तो यहां आपसे क्या कह रहे हैं? परीक्षण निर्माण प्रक्रिया। परीक्षण निर्माण प्रक्रिया सोपान का मिलान करें। सोपान का मतलब दोस्तों ऑर्डर होता है, पहले कौन, फिर पहले कौन रहेगा, फिर कौन रहेगा, इस तरह का। तो यहाँ पर सोपान आपको दिया गया है, आपको मिलान करना है यहाँ। तो एक तरफ आपको सोपान दे दिया गया है और दूसरी तरफ कार्य दे दिया गया है। तो यहाँ देखें हम लोग दोस्तों इसको बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप लोग जानते हैं पहले सोपान में क्या आता है, हम लोग किसी भी कोई भी काम करते हैं पहले उसका एक कच्चा चिट्ठा बनाते हैं ना, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, भाई कितना खर्च आएगा, क्या होगा, कोई भी काम करते हैं एक्स वाई जेड, तो इसका हम एक लोग ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, कच्चा चिट्ठा, कि कितना खर्च लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो यही है, पहले सोपान में क्या आ जाता है? ब्लूप्रिंट आ जाता है। और लास्ट में क्या आता है? मूल्यांकन आता है, कि हमने एक तरह से आप उसका इवेल्युएट करते हो कि आखिर परिणाम क्या हुआ, कैसा रहा। तो चतुर्थ अंतिम वाले में ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ए वाला 3 पर गया, ए वाला 3 पे, और आपका डी वाला 2 पर। तो ए 3 डी 2, यहां ऐसे 2 जगह दे दिया है। उसको भी मालूम था बच्चे चालाक है। इसका मतलब इससे तो ये क्लियर हुआ कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई है। अब क्या करते हो दोस्तों, दूसरे सोपान में क्या होता है? पहले सोपान में तो आपने ब्लूप्रिंट बना लिया, दूसरे में क्या होता है? आप प्रश्नों का चयन करोगे, प्रश्नों का चयन करोगे, फिर तभी तीसरे में आप जो है प्रश्नों की रचना करोगे ना। बिना चयन करे आप प्रश्नों को बना दोगे? हम लोग अगर प्रश्न बनाते हैं, पहले प्रश्न कई सारा प्रश्न बना लेते हैं, फिर उसमें चयन करते हैं। जैसे होता है ना कि आपके एग्जाम में 4 पेपर बन के रखा जाता है, और उसके बाद लास्ट में ये तय होता है कि कौन सा पेपर बच्चों के बीच जाएगा। यानी एक तरह का पहले प्रश्नों का चयन करते हैं, फिर प्रश्नों की रचना। तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला 4 पे जाएगा हमारा। तो सी वाला 4 पे कहां है? डी के पास है। आगे देख लें हम लोग यहाँ, जॉन डीवी के अनुसार अनुभवात्मक यानी क्रियात्मक अधिगम का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो जॉन डीवी ने जो क्रियात्मक अधिगम, अधिगम का मतलब लर्निंग यानी सीखना, क्रियात्मक का मतलब करके सीखना। तो यहां पर क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? करके। अधिगम का मतलब सीखना, यानी करके सीखना। जॉन डीवी के अनुसार करके सीखने का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो करके सीखने का यहां आप देख लिए, क्रियात्मक अधिगम देखने के बाद आप तुरंत समझिए इसका मतलब करके सीखना। तो करके सीखना यानी कोई चीज आपने करके सीखा, आपने कहीं से सीखा नहीं है उसको, कोई आपको सिखाया नहीं, आपने खुद किया और खुद सीखा। जैसे आपने साइकिल सीखा तो अपने सीखा होगा।
समझने के लिए कह रहे हैं, पुरस्कार तथा दंड के महत्व पर अधिगम यानी सीखना कौन सा नियम प्रकाश डालता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा सिखाने वाला नियम है जो पुरस्कार और दंड पर महत्व देता है। तो मेरे भाई आप ये जान लीजिए, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है कि प्रभाव का मतलब या तो आप अच्छा करो या तो आप बुरा करो। आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अवार्ड यानी पुरस्कार दिया जाएगा कि आप ऐसे काम और करो। तो आप अगर किसी काम का साथ मतलब आपको पुरस्कृत किया जाता है किसी काम के लिए, तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आप उसे और करोगे। अगर आप कोई गलत काम यानी नेगेटिव कार्य करते हो तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दिया जाएगा यानी दंड दिया जाएगा। तो जिस काम के लिए दंड दिया जाता है वो काम करने में रुचि नहीं होती है, वो काम लोग नहीं करते हैं। तो वही है यहाँ पर प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है? पुरस्कार और दंड वाला ये मामला है। तो आप समझ जाओगे यहाँ पर, यानी पुरस्कार और दंड के महत्व सिखाने का जो प्रकाश डालता है कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम। यानी व्यक्ति का प्रभाव कैसा पड़ता है। अच्छा प्रभाव उस पर डालोगे तो अच्छा करेगा, गलत कर रहा है तो उस पर दंड दंड दो उसको। यहाँ 19 वाले में आपसे पूछा गया है, धूप से बचने के लिए जो चश्मा पहनने का व्यवहार किस प्रकार के पुनर्बलन से संबंधित है। तो दोस्तों एक तरह से वो नेगेटिव पुनर्बलन से संबंधित है, ये ऋणात्मक हो जाएगा, यानी 19 वाला आपका बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा आप यहाँ पर देखोगे तो आपको शायद कुछ बातें समझ में आ जाए कि यह नेगेटिव पुनर्बलम कैसे है। तो जैसे किसी व्यवहार या परिणाम आपको मतलब अप्रिय लगे या अच्छा न लगे तो उसे आप कम कर देते हो, घटा देते हो, जिससे उसके व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना नहीं बढ़ती है, यानी वो बार बार नहीं। तो यहाँ जो चश्मे पहनने की बात है दोस्तों, धूप या के चमक से होने वाली आंखों की असुविधा होती है, आपको धूप मानने लगती है तो उससे आपको आंखों में असुविधा होती है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आप वो लगा लेते हो तो थोड़ा सा आपको राहत देता है, वो टल जाते हैं। इसलिए चश्मा पहनने का व्यवहार नेगेटिव पुनर्बलन से संबंधित है, यही है, आप बता देना। तो आगे हम लोग देखें, यहाँ पर आपको दिया है 20 वाले में पाठ्य सामग्री क्रियाएं, पाठ्य सहगामी, सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 20वें वाले प्रश्न में आपको दिया गया है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित है दोस्तों? तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास। यस, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण का मतलब होता है चौतरफा, तो चौतरफा विकास से हैं छात्रों के। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि छात्रों की रुचि के अनुसार पढ़ाना, उनको में उनकी सक्रियता में सहभागी देना, उनकी क्रियाशीलता से जोड़ना, ये सब। आगे यहाँ पर हम लोग 21 वाले में देखें, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को किस योग्य बनाना है। तो निर्देशन यानी डायरेक्शन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को किस योग्य बनाना है। जैसे छात्र हैं, आप उन्हें बहुत हमेशा डायरेक्शन दे रहे हो, निर्देश दे रहे हो, तो आखिर क्यों दे रहे हो? उनको आप क्या बनाना चाहते हो? केवल अच्छे अंक प्राप्त करने वाला नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। वातावरण के साथ सामंजस्य बनाना, यस, ये बात यहाँ पर सही है। दूसरों पर निर्भर रहने के लिए बिल्कुल नहीं, विद्यालय छोड़ देना ये तो होगा नहीं। तो आप प्रश्न को अगर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक चला आएगा कि वातावरण के साथ आपको सामंजस्य यानी तालमेल बनाना, यानी जैसी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति में वो बच्चे ढल सकें, वो आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इस बात को। बात बहुत छोटी लेकिन बहुत बड़ी है अपने आप में। ये सब भी अपने जीवन में आप लोग भी याद रखा। छोटा छोटा आप इसका एक उदाहरण देख लीजिए, जितना बड़ा चादर हो उतना बड़ा फैलाएं, यही है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों के लिए ये बना था? तो यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के लिए बाल अधिकार अधिनियम 2009 में दोस्तों ये बनाया गया था कानून। ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे इसके बारे में। यहाँ पर 23 वाले को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक सूची 1 दिया है, सूची 2 मिलाना है। तो यहाँ मिलाना है, कैसे मिलाएंगे आप लोग? ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, पूर्ण से अंश, मूर्त से अमूर्त। इसको आप लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देखना होगा आपको। जैसे आप देखिए क्या करेंगे, ज्ञात से अज्ञात वाला, ये यहाँ पर इसका मामला क्या है, तो यानी आप जो जानकारी है वहां से आप शुरू कर रहे हैं, जहां जानकारी नहीं है आप वहां तक पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ज्ञात से अज्ञात, इसका मतलब ज्ञात तथ्यों के आधार पर अज्ञात सीखना।
जैसे होता है पुलिस को किसी ने मुखबिरी बता दिया कि हाँ वो वहां पर जा रहा है, उस स्टेशन पर है। अब पुलिस इतना जानकारी पा गई, इसके बाद पुलिस बहुत सारा जानकारी बिना जाने हुए निकाल लेगी। तो ये बात है, यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात यहाँ पर ये हो जाएगा, तो यानी ए वाला आप पे 4 जाएगा। तो ये वाला 4 कहाँ है, यहाँ है। आपने एक ही चीज जाना और उसी से उत्तर निकाल लिया एलिमिनेशन के माध्यम से, क्योंकि और में ए 4 पे नहीं है। और हम लोग देख सकते हैं अब हमारा रास्ता आसान हो गया। सरल से कठिन क्या हो जाएगा आपका, सरल जानकारी को बाद में कठिन कर देना, हो गया आपका। पूर्ण से अंश, इसका मतलब क्या हो गया, पूर्ण तथा पूर्ण तथ्य बताकर उसको खंडों में समझाना, यानी पूर्ण से अंश, यानी पूर्ण मतलब समूचा, अंश मतलब खंडित, ये हो जाएगा। अब बाकी आपका एक बचा है मूर्त से अमूर्त, यानी ठोस तथा उदाहरण देकर भावात्मक। जैसे मूर्त से अमूर्त के बारे में बताना है, तो आपने कोई चीज आपके सामने वो बताया, फिर उदाहरण देकर आप ऐसी चीज बताओ जो आपके सामने न हो, इमेजिनरी टाइप का। आगे देखें हम लोग यहाँ 24 वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब आप मोटिवेशन समझ लीजिए, कौन सी अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा की विशेषता या लक्षण नहीं है, यानी कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा की विशेषता या लक्षण नहीं है। तो यह लक्ष्य उन्मुखी होता है, यानी लक्ष्य की ओर होता है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको किसी लक्ष्य के टारगेट करने के लिए अभिप्रेरणा दी जाती है ना, तो बिल्कुल है। आरंभ में की गई क्रिया को सतत बनाती है, तो बिल्कुल बनाती है। यह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को उत्प्रेरित करती है, बिल्कुल है मेरे भाई। आपको मोटिवेशन दिया जाता है, आंतरिक इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, आपको उत्प्रेरित करती है, ये सब है। लेकिन यह तनाव मुक्त नहीं होती है, तनाव युक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी वाला यही गलत है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, यही सी वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको जब मोटिवेशन मिलेगा तो मोटिवेशन में काम करोगे, थोड़ा बहुत तनाव होगा ही। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हमें तनाव रहता है ना, सुबह उठता हूँ, आज ये पीडीएफ बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, फिर पढ़ाने के बाद वीडियो अपलोड करना है, उसका परफॉर्मेंस देखें, हाँ बच्चों को अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो ये सब तनाव तो रहता है मेरे भाई। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 25 को देखें। एक तरफ आपको मिलान वाला ये प्रश्न है, हमको मिलाना है, एक तरफ आपको मनोवैज्ञानिक है, दूसरी तरफ उनका सिद्धांत है, मिलाकर हमें बता देना है कि कौन सा यहाँ पर इनका सही है। तो देखें, स्पीयरमैन ने दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, ये द्विकारक सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो स्पीयरमैन आप ऐसे ही याद कर लीजिए कि पियरमैन, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत, दो कारकों वाला सिद्धांत दिया था। थार्नडाइक ने यहाँ पर दोस्तों कौन सा दिया था, थार्नडाइक ने बहुकारक वाला सिद्धांत दिया था। तो थार्नडाइक ने बहुकारक वाला सिद्धांत दिया था। और यहाँ पर जो थर्नसन है ये समूह वाला दिया था दोस्तों। तो थर समूह कारक, और गिलफोर्ड बचा एक, ये संरचना वाला। तो आपका कहाँ ए वाला यानी एक 3 पे जाएगा, 2 ए पे जाएगा, तो आपको यहाँ ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा। देखिए यहाँ टर्मन की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू वाली जो यहाँ पर सारणी है, सारणी के अनुसार टर्म यानी आईक्यू सारणी जो दिया था वो टर्मन ने, तो इसके अनुसार प्रतिभाशाली यानी जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, तो वो उनकी आईक्यू कितनी होती है, तो उनकी आईक्यू दोस्तों वही होती है 140 से ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा है वही आप रख दो। तो आईक्यू का फार्मूला मैं निकालने के लिए बताया था, जिस बच्चे का आईक्यू ज्यादा होता है तो बच्चे उतना ही इंटेलिजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपकी जो होता है रियल इमेज, जो आपकी दोस्तों आपकी मेंटल एज होती है, या मैं लिख दे रहा हूं मेंटल एज, यानी आप किस उम्र के बच्चों की तरह सोचते हैं, और नीचे आपका रियल एज, यानी आप रियल में कितने एज के हैं ये है, और किस एज की तरह सोचते हैं ये है, और गुणा 100 से कर दोगे तो आपका आई क्यूब निकल आएगा। आगे देखें हम लोग, यहाँ पर शिशु सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसका अनुकरण करता है, शिशु यानी बच्चा जो होता है छोटा सा 2 साल से कम, तो वो किसका अनुकरण करता है, यानी किसको फॉलो करता है। तो मुहावरों का थोड़ी फॉलो करेगा मेरे भाई, शब्दों का थोड़ी फॉलो करेगा, वाक्यों को थोड़ी फॉलो करेगा, वो वर्डों को फॉलो करता है। कैसे, हम लोग जो अपने छोटे छोटे घर के बच्चों को हम लोग कभी खिलाते हैं, दुलारते हैं, छोटा सा बच्चा रहता है तो उसको बुलवाने का प्रयास करते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं बेटा बोलो पापा, तो हम लोग उसे कहवाते हैं बोलो पा, यानी ऐसे तोड़कर बताते हैं, वर्डों में बताते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे ऊँट हिलाना शुरू करता है, तो वर्डों का अनुकरण करता है। हम उन लोग उसे जब कहना होता है बेटो मम्मी बोलना है तो मम्मी नहीं कहेंगे, बोलो मम्मा पापा,
ऐसे बुलवाते हैं तो वो चीज़ें अच्छे से समझ पाता है, यानी वर्डों का अनुकरण करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे हमारी बात को। आगे देखें 28 में आपको पियाजे से संबंधित यहाँ पर दे दिया है आपको मिलाने को। पियाजे ने 4 अवस्थाओं को दिया था बच्चों के, और उन्हीं अवस्थाओं का यहाँ पर एक तरफ अवस्थाओं का नाम है और दूसरी तरफ उन बच्चों की किस वर्ष के बच्चों की कौन सी अवस्था उन्होंने बताया था। तो दोस्तों सबसे पहले उन्होंने बताया था जो है यहाँ पर जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उनको माना था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। उसके बाद क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उन्होंने किसे माना, 7 वर्ष से 11 वर्ष। मूर्त का मतलब पहले क्या होता है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक, यानी वो एक तरह से जो देखते हैं वो वहां से सीखते हैं। अब यहाँ पर मूर्त वाला, इसका मतलब वो बाहरी दुनिया से परिचित होते हैं, जो कुछ देखते हैं उसके बारे में सोचते हैं। मूर्त मतलब बाहर जाकर जो कुछ चीजें उनके सामने होती है उसको देखते हैं। और यहाँ पर आपका औपचारिक संक्रियात्मक ये कौन हो जाएगा, 11 से 15 साल वाले में। और संवेदी गामक कौन हो जाएगा, ये 2 वर्ष से होते हैं, जन्म से लेकर 2 यानी 0 से 2 वर्ष वो संवेदी गामक, सेंसिटिव गामक होते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। तो ए वाला आप पे 3 आएगा, ए वाला 3 कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, काट दो। और बी वाला आप पे 4 पे जाएगा, तो A3 B4, A3 B4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं काम बना। सी वाला 1 पे जाएगा, सी वाला 1 पे गया, तो 28 आपका ए हो जाएगा। 28 आपका ए हो गया, समझ गए आप। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 29 वाले में। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर निर्भर करता है। शिशु मतलब जो 0 से 2 साल का बच्चा है वो आपका किस व्यवहार, यानी अधिकांश व्यवहार किस पर डिपेंड करता है, समाज पर, विद्यालय पर, अनुकरण प्रवृत्ति, किसका, तो मूल प्रवृत्ति पर। ये शिशु के बारे में बात किया जा रहा है। बच्चे, बच्चा है, छोटा सा पैदा हुआ है, 1-2 साल का है, तो उसका व्यवहार कैसे निर्भर करता है, हाथ पांव मार रहा है, खस रहा है, ज्यादा रो रहा है, चिल्ला रहा है, कि मतलब उसकी व्यवहार किस पर निर्भर करता है, तो उसकी मूल प्रवृत्ति का, यानी किस प्रवृत्ति का बच्चा है, चिड़चिड़ा टाइप का है, हंसमुख है, मूल प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। और जैसे ही 2 से 7 साल के बीच का होता है तब वो दोस्तों क्या करता है, आपके आसपास के जो माहौल होता है उसके हिसाब से ढलने लगता है। तो संख्या 30 वाले को हम लोग देखें, बड़ा ही कंसेप्चुअल सवाल है, थोड़ा ध्यान दे से देखिएगा। भाटिया के अनुसार, भाटिया ने जो बताया था, उनको कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति की विशेषता नहीं है। तो नहीं पर आप जरूर फोकस करें, नहीं तो गलती कर देंगे। मूल प्रवृत्ति की विशेषता क्या होती है, तो मूल प्रवृत्तियों को दोस्तों अनुभव के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। जैसे हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े गुस्से वाले हैं, तो हमें एक ऐसे माहौल में रख दीजिए जहां पर हमें ऐसे बीच रहना पड़े जो हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो बिल्कुल बदला जा सकता है। इनका संबंध मानव हित में होता है, बिल्कुल होता है। ये किसी न किसी प्रयोजन पर आधारित होता है। जैसे हम, मूल प्रवृत्ति है हमारा गुस्सा होना, तो किसी प्रयोजन पर आधारित है, हमें कोई कुछ बोल देता है तो हमारा गुस्सा निकल आता है। यस, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो यही वाला नहीं है, क्योंकि ये जाति के प्राणियों में अलग अलग नहीं होता है। हर एक मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में लगभग एक ही तरह का होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए आप देखोगे तो कुत्तों को जैसे पकड़ लो, कुत्ते को मूल प्रवृत्ति क्या है, उसके ही क्षेत्र में जैसे कोई दूसरा कुत्ता अगर घुसा या आने की कोशिश किया, वो जान दे देगा लेकिन आने नहीं देगा, तो वो उसकी मूल प्रवृत्ति है। लेकिन अन्य जानवरों में, सांड ओड़ में ऐसा नहीं होता है, आओ सनम जाओ सनम, सब अपना है, तो ये वाला होता है। तो यही है, मूल प्रवृत्तियों में अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको यहीं छोड़ते हैं। आगे आपका पूरा हम हिंदी और ईवीएस और जीएस वाला है, पूरा उसे लपेट देंगे, क्योंकि इसमें समय लगता है, एक एक चीजों को आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि मनोविज्ञान से संबंधित है। अगर हम आपको सिर्फ प्रश्न बता दें और प्रश्न बताकर उसका उत्तर बताकर चले जाएं तो ये नाइंसाफी है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए भी एक टीचर होने के नाते। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये पार्ट ए के रूप में इस वीडियो को हम यहीं छोड़ते हैं। अब अगला यही इसी टेस्ट सीरीज का पार्ट बी लाएंगे, जिसमें पूरे प्रश्न को हम लोग लपेट देंगे, हिंदी, ईवीएस, मैथ, सब। तो उम्मीद है मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।